हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार विंग्स क्लासेस के अंदर। तो पिछले क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की बहुत सारी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और उसी को हमारे सीरीज ऑफ जो चैप्टर्स पढ़ाने वाले हैं वो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं। तो पिछले क्लास तक हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों, याद है आपको ना? पिछले क्लास तक हम लोग पढ़े थे क्या, केमिकल रिएक्शन लगभग पढ़ चुके थे, बहुत अच्छे से हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास तक। और ये नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा, मैग्नीशियम रिबन का जो एक्सपेरिमेंट है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका एक्सपेरिमेंट भी आपको डाल दी जाएगी जस्ट इसके बाद। ठीक है, अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे वीडियो में, लेकिन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉमिस किए थे आपको कि अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे नहीं, सिखाने आएंगे आपको क्या, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सिखाने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन जानने से पहले कुछ कुछ बातें हमें जाननी है जो ऑलरेडी हमने देख चुके थे। क्या देखे थे हम, किसके बारे में देखे थे? दो चीजें, कौन सा? एक होता है मैटर और दूसरा होता है एनर्जी। क्या क्या देखे थे बच्चे? एक देखे थे मैटर, दूसरा देखे थे एनर्जी। तो मैटर के बारे में आपको पता है, मैटर कौन सा वस्तु जो कोई जगह घेरे और जिसमें मास हो, यानी कि एनीथिंग दैट हैविंग सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। तो इसके बारे में देख चुके थे। नेक्स्ट हम क्या देखे थे कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की जो क्षमता प्रदान करे उसे एनर्जी कहते हैं। अब ये जो एनर्जी है ये कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब क्या कि नेचर ने जब ब्रह्मांड को बनाया तो हमारे ब्रह्मांड में एनर्जी को कंजर्व कर दी गई है, यानी कि एनर्जी जो एक बार बन गया उसको ना आप खत्म कर सकते हो ना बना सकते हो, सिर्फ इसके रूप को परिवर्तित कर सकते हो। सेम चीज आपको मैटर में भी मिलेगा। मैटर भी कंजर्व होता है मेरा लाल। जैसे मैटर क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। फिर नेक्स्ट टर्म आता है कि मास। मास एक वर्ड होता है। मास क्या होता है कि मास इज मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। मास क्या होता है बच्चा? मास को अगर आप देखने जाओगे तो मास का डेफिनेशन क्या होगा, हम लोग देखते हैं कि मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, किसी बॉडी में जितना भी मैटर हो उसी को मास कहते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज है, इसमें कुछ भी किंतु परंतु है नहीं। ठीक है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल पूछते हैं आपसे, बताना आप, पूछे हम, कंफर्म हो आप बताओगे? तो बताना कि 1 kg कॉटन, 1 kg कॉटन और 1 kg आयरन यानी कि फेरस ले ले हम, तो आप बताओ तो भारी कौन होगा? 1 kg कॉटन भारी होगा या 1 kg आयरन भारी होगा? बताइए। तो हम समझ रहे हैं बहुत लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि 1 kg कॉटन भारी होगा, बहुत लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा कि 1 kg आयरन भारी होगा। और जो बहुत तेज हैं उनको ये भी लग रहा होगा कि दोनों तो बराबर, ये 1 kg है। चलो तो एक चैलेंज देते हैं, आप मुझे 1 kg कॉटन चला के मार दो मुझे, और मैं आपको 1 kg आयरन चला के मारूंगा। बोलो तो कैसा फील होगा फिर? फिर आपका मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि फिर क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं बच्चा कि दिक्कत क्या है कि ये जो 1 kg कॉटन और 1 kg आयरन लिए हैं दोनों के डेंसिटी में अंतर होता है। यानी कि 1 kg आयरन लेंगे तो इतना छोटा सा में सारा का सारा मैटर कंटेंट हो जाएगा। मास ही है दोनों, मैटर कितना है वही हमें देखना है। और 1 kg जब कॉटन लेंगे तो हो सकता है इतना बड़ा सा स्पेस घेर ले, ज़्यादा स्पेस घेरेगा ना। तो मैटर कंटेंट दोनों में बराबर ही है, लेकिन कोई ज़्यादा जगह घेर रहा है कोई कम जगह घेर रहा है, इसीलिए उसका आकार अलग अलग है। तो थोड़ा सा आइडिया लगा आपको मास क्या है? मास अगर आइडिया लग गया तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। देखना कि क्या बोला गया है कि मास जो आपका है ना बच्चा, मास भी कंजर्व होता है। मास भी कंजर्व होता है, जैसे एनर्जी कंजर्व था वैसे ही मास भी कंजर्व होता है। यानी कि मास को ना बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो, बिल्कुल। फिर आप बोलोगे कि हम यानी कि ह्यूमन बनते भी और खत्म भी होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ना बनते हो ना खत्म होते हो, सिर्फ फॉर्म बदलता है। क्षिति जल पावन गगन समीरा सुने हो आप बच्चे? तो अगर हम लोग मरते हैं, मरने के बाद या तो हमें जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। अगर हम लोग जला दिए जाएं या दफना दिए जाएं,
लास्टली वही होगा कि क्षितिजल पावन गगन समीरा, यानी कि 5 फॉर्म ऑफ एनर्जी और मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं लास्टली, यानी कि जिससे बने थे फिर उसी में विलीन हो गए। तो कहाँ बने हम लोग और ख़त्म कहाँ हुए? बिल्कुल नहीं है ना ऐसा, जिससे बने थे वही बन गए ना लास्ट में। तो फैक्ट यही है कि मास कंजर्व होता है। थोड़ा सा आपको आइडिया लगा। अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। आपको ये बात पता चल चुकी है, मास कंजर्व होता है, ठीक है। तो ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि हमें पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें देखना था, इसलिए मैंने ये चीज़ें आपको बताई। देखो, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या बोला जा रहा है कि आपको रिएक्टेंट्स क्या होता है और प्रोडक्ट्स क्या होता है हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। क्या समझाए थे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने H2 लिख दी और O2 लिख दी। हाइड्रोजन एक गैस होता है, पता है आपको, ऑक्सीजन भी एक गैस होता है, दोनों मिलके H2O बनाता है ना, और ये एक लिक्विड होता है, ये भी आपको पता है। चलो, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ रहता है इसी को रिएक्टेंट बोलते हैं ना, ऑलरेडी पता है आपको। जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, बिल्कुल, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन करवाने में, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। सिंपल सा बात है, जो ऑलरेडी हम आपको डिस्कस करके बता चुके थे ना बच्चे। चलो, तो यहाँ पे आ जाओ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप समझ चुके हो, तो थोड़ा सा चीज़ों को हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे रिएक्टेंट भी बहुत बढ़िया से पता है और प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया से पता है। अभी अभी हम एक वर्ड समझ रहे थे कि एनर्जी कंजर्व होता है, साथ ही साथ मास भी कंजर्व होता है। तो अगर मास कंजर्व होता है तो मेरे बात को समझना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन, यानी कि 2 मोल बोल लो या 2 मॉलिक्यूल बोल लो, ठीक है, या फिर 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एक साथ रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनाया है? हाइड्रोजन बना है। तो ये 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O बनाया है ना। तो अभी अभी हम लोग देखे हैं कि मास कंजर्व होता है। तो यहाँ पे 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलके ये H2O बना। तो नंबर ऑफ एटम इसमें देखो 2 है हाइड्रोजन का, नंबर ऑफ एटम कितना है इसमें? 2 है ऑक्सीजन का। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो गया ना मेरे लाल। ध्यान से देखो मैं क्या बोलने चाह रहा हूं कि हाइड्रोजन तो 2 है एटम, लेकिन ऑक्सीजन का एटम एक ही हो गया ना। और अभी अभी देख रहे थे कि मास को ना बना सकते ना खत्म कर सकते हैं, तो कहाँ गया एक एटम? कहाँ गया ऑक्सीजन का? हो गया ना समस्या, मास तो कम हो गई। अगर ये सही है केमिकल रिएक्शन, तो मास कहाँ गया? फिर मास तो खत्म हो ही नहीं सकता। इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है। क्योंकि जितना रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट होगा उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना मास को आप बना सकते हो ना ख़त्म कर सकते हो। ऑफकोर्स ही बात है। चलो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे H2O का चेक करोगे तो गड़बड़ा गया। तो इसके लिए हमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन करना है। और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन का रूल क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स मस्ट बी, number of atoms in reactants must be equal to number of atoms in product। बैलेंसिंग का सबसे मूल मंत्र क्या बोल रहे हैं हम कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स must be equal to number of एटम्स इन प्रोडक्ट। बिल्कुल सही समझे हो आप। तो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, बिल्कुल सही समझे हो। तो इसको करने के लिए जिस प्रोसेस से हम करते हैं वो बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए, आसान बहुत सारे तरीके हैं। जो एनसीईआरटी वाला तरीका है वो हम आपको अभी अच्छे से समझाएंगे कि कैसे करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्यों करना है हम क्लियर कर चुके हैं आपको, क्योंकि मास कंजर्व होता है इसलिए करना है, ना खत्म हो सकता है ना बन सकता है। तो केमिकल रिएक्शन में आपको कोई भी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा भी नहीं बन सकता, कम भी नहीं बन सकता, जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, इसीलिए कंजर्व करते हैं। चलो, तो अलग अलग एग्जाम्पल उठा के हम आपको बनाने की कोशिश करेंगे। देखो डेफिनेशन में आपका लिखा हुआ है क्या होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन मींस मेकिंग श्योर नंबर ऑफ एटम, ठीक है, ईच एलिमेंट इन द सेम बोथ साइड ऑन इक्वल इन अपोजिट, यानी कि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। द फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही तो आपको हम समझा रहे थे कि एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए, विच स्टेज दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तब से वही हम बोले जा रहे हैं, मैटर को ना बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो मेरे लाल, समझ गो आप,
ठीक है, तो इसी प्रोसेस से आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन करते हैं, जो हम आपको अलग अलग एग्जाम्पल लेके अभी सिखाएंगे और आप कर पाओगे। तो ध्यान दो आप, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दोगे आप, तो यहां पे क्या है कि थोड़ा सा चीजें कैसे होंगी, देखो आप, ये अलग अलग एग्जाम्पल है, इन सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 नंबर वाला एग्जाम्पल। 1 नंबर वाला एग्जाम्पल क्या है, देखो देखो बच्चों, 1 नंबर वाला एग्जाम्पल क्या है। ये सारे एग्जाम्पल हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे और जो भी आप फ्रिक्वेंटली पूछोगे उसको भी हम बताएंगे। तो 1 नंबर का एग्जाम्पल आप देखो क्या है H2 प्लस O2 और बना क्या है H2O। ओके, तो ये लिक्विड है तो L लिखते हैं, गैस है तो G लिखते हैं, यहाँ भी G लिखते हैं, ठीक है। अब इसको बैलेंसिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका जो एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ और बहुत आसान तरीका जिससे होना ही होना है, कोई गड़बड़ नहीं होगा, उसको तरीका देखो। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, लिख देंगे इधर रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट के बाद फिर हम लोग लिख देंगे प्रोडक्ट। एक तरफ रिएक्टेंट दूसरी तरफ प्रोडक्ट, ठीक है बच्चा। ओके, यहां पे हम लोग लिख देंगे एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। चलो, तो एलिमेंट्स में सबसे पहले जो है देखो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एटम लिख दिए, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एटम लिख दिए, दोनों लिख दिए ना। ध्यान दो, हाइड्रोजन पार्टिसिपेट किया है ना, पूरे के पूरे में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एटम लिख दिए, ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन भी लिख दिए। अब आप देखोगे कि रिएक्टेंट में ध्यान दो, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के एटम की संख्या काउंट करो तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के एटम की संख्या काउंट करेंगे तो यहां पे ध्यान दो आप बच्चे, 2 ही है ना, तो 2 लिख दिए, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे तो काउंट करो आप, तो ये भी 2 है ना, तो ये भी 2 लिख दिए। ओके, चलो यहां तक कोई समस्या नहीं है, आपको समझ रहे हो चीजों को, ठीक है बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के एटम की संख्या काउंट करो, देखो तो 2 लिखा हुआ है ना, तो यहां भी 2 लिख दिए। फिर यहां पे देखो ऑक्सीजन का काउंट करेंगे तो ऑक्सीजन का 1 ही है तो 1 लिख दिए। अब इतना करने के बाद अलग अलग रिएक्शन में हम देखेंगे, अभी बहुत सारे रिएक्शन है, इतना करने के बाद अब आपको चेक करना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंस किस में आ रहा। तो डिफरेंस चेक करने जाएंगे तो देखोगे आप कि हाइड्रोजन का तो सेम ही है लेकिन ऑक्सीजन का डिफर कर गया, रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में मात्र 1। तो सबसे पहले उसी को बैलेंस करोगे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिफरेंस पाया जाएगा। तो डिफरेंस आप चेक करोगे तो डिफरेंस कितना मिल गया आपको, 1 मिल गया ना डिफरेंस, देखो आप डिफरेंस 1 मिल गया। तो सबसे पहले किसको करेंगे, ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे, उसके बाद चीजें देखेंगे। एक्चुअली इस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे ना तो आपको नंबर ऑफ स्टेप बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं आप धीरे धीरे समझ जाओगे। चलो तो देखते हैं, इसको बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग करेंगे तो यहां पे क्या है H2 प्लस O2 और H2O। आपको सबसे पहले बैलेंस करने जब निकले तो ऑक्सीजन में डिफरेंस था 1, इसी को बैलेंस करते हैं। तो इधर 2 है इधर 1 है, तो क्या आपको क्या लगता है कि हम आसानी से तो यहां पे क्या हम 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो हो गया, ऑक्सीजन का संख्या 2 हो गया ना बच्चा, यहां भी 2 है, बैलेंस हो गया, खुशी की बात है। लेकिन एक समस्या भी क्रिएट हो गया, जैसे ही आपने ऑक्सीजन को बैलेंस की हाइड्रोजन बोलेगा कि मेरा तो नंबर गड़बड़ कर दिए हो ना आप, तो फिर उसके बाद उस पर ध्यान देंगे। पहले जब मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो ऑक्सीजन 2, इधर भी 2, रिएक्टेंट में भी 2, प्रोडक्ट में भी 2, लेकिन ये गड़बड़ा गया। तो इसको सही करने के लिए फिर इधर भी 2 लिख दो। तो देखो हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन काउंट करो 4 हो गया। ओके, ऑक्सीजन काउंट करो रिएक्टेंट में 2, इधर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो 2। अब देखिए नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। यही तो बोला गया था केमिकल रिएक्शन का बैलेंसिंग का कंसेप्ट, यही तो हम समझा रहे थे तब से। हो गया ना बैलेंस, तो एक यहाँ पे 2 आया और एक यहाँ पे 2 आया, ये रहा आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ, समझ गए बच्चा। चलो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल,
तो देखते हैं 2 नंबर वाली एग्जाम्पल। 2 नंबर वाली एग्जाम्पल क्या है कि एग्जाम्पल उठाते हैं, ये एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या आपके, ये किंग ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड का, और जिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड बेस एंड साल्ट में जब पढ़ेंगे हम लोग तो आपको पता चलेगा कि ये H2SO4 है क्या, किंग ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। कौन कौन, HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और आप रिएक्ट किससे करा रहे हो, जिंक से करा रहे हो। जिंक एक मेटल है ना मेरे लाल, एक मेटल है ना। और आपको आपके अपडेट के लिए मैं एक बात बता दूं कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है, जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो पता है क्या बनाता है, वो एक साल्ट बनाता है, और साल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। बिल्कुल, ये एसिड बेस एंड साल्ट में इस बात को पढ़ेंगे। चलो ये तो बात की बात है, लेकिन हमको बैलेंसिंग देखना था ना। चलो तो फिर से सेमी प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो प्रोसेस फॉलो करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता दें कि ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का है, तो इसमें सबसे पहले करने से पहले हम लोग ये चेक करते हैं। देखो, तो ये रिएक्टेंट पार्ट है ना, तो रिएक्टेंट में आप देखो, मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ। रिएक्टेंट में जिंक की संख्या कितना है, रिएक्टेंट में जिंक की संख्या 1 है ना, और प्रोडक्ट में भी जिंक की संख्या 1। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन की संख्या 2 और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन की संख्या 2। रिएक्टेंट में सल्फेट की संख्या 1 और प्रोडक्ट में भी सल्फेट की संख्या 1। अब आप ही बताओ, इसमें कुछ करना है, ऑलरेडी बैलेंस है। तो बहुत सारा ऐसा केमिकल रिएक्शन आपको मिलेगा जो ऑलरेडी बैलेंस होगा, उसमें कुछ करना ही नहीं होगा। तो इस तरह का केमिकल रिएक्शन जो ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें कुछ नहीं करना है, चुपचाप देख के आपको पता चल जाएगा। और जब बहुत सारी आप रिएक्शन बैलेंसिंग करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो ये 2 नंबर वाली थी। और 3 नंबर वाला एग्जाम्पल हमने क्या उठाया है एनसीईआरटी से ही, ये है Fe प्लस H2O, और Fe प्लस H2O है, या फिर एक और है, कौन सा, यहाँ पे ये एक देखो कौन सा है, C6H12O6 प्लस O2। तो इसी को पहले उठाते हैं, ये थोड़ा भारी है तो इसको बनाते हैं, ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन को 3 नंबर वाला रिएक्शन है। देखो इसमें क्या है बच्चे, ध्यान देते हैं, क्या है, C6H12O6। अब बताओ तो मेरे लाल ये है क्या, C6H12O6 क्या है, ये ग्लूकोज है। न्यूट्रिशन चैप्टर आप बायोलॉजी में जब पढ़ोगे तो जब भी हम लोग कोई भी खाना खाते हैं या फूड इनहेल करते हैं तो सबसे लास्ट प्रोडक्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब करके ब्लड में जो मिक्स किया जाता है वही है ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज जाता है कहाँ पे, आपके एक एक सेल के अंदर, आप ही के सेल के अंदर जाता है, ब्लड उसको ले जाके आपके सेल में जाता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जब आप पढ़ोगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको क्या पता चलेगा कि हमारा जो भी ब्रीदिंग प्रोसेस होता है, ब्रीदिंग प्रोसेस में हम लोग जब ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स में एल्वुली होता है जो पूरे के पूरे एयर से ऑक्सीजन निकालता है और ब्लड में मिक्स कर देता है। तो ब्लड के पास क्या आया, ग्लूकोज, और ब्लड के पास ही क्या आया, ऑक्सीजन। दोनों ने रिएक्ट किया कहाँ, आपके सेल के अंदर, और रिएक्शन के बाद जो आपको बन के मिलेगा वो मिलेगा CO2 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ आपको H2O मिलेगा, और साथ ही साथ ATP के फॉर्म में आपको एनर्जी मिलेगा बच्चे, एनर्जी मिलेगा। लेकिन फिर से हमें बैलेंसिंग के बारे में थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं। तो बैलेंस है या नहीं, इसको देखने के लिए फिर से सेमी प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे क्या, रिएक्टेंट, बिल्कुल। फिर क्या लिख देंगे बच्चे, प्रोडक्ट लिख लेते हैं। उसके बाद क्या लिख लेते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट और मॉलिक्यूल दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। अब देखो इसमें देखने चलोगे जब आप तो ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा। सबसे पहले क्या है, कार्बन, तो कार्बन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी लिख देते हैं। ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी लिख लेते हैं। ये भी तो ऑक्सीजन ही है, तो छोड़ दो। हमारे पास क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में देखेंगे हम लोग। रिएक्टेंट में देखने चले तो सबसे पहले कार्बन का संख्या आप काउंट करो। तो कार्बन का संख्या यहाँ पे देखो 6 है ना, बिल्कुल। तो रिएक्टेंट में कार्बन की संख्या 6 लिख दिए, ओके। अब हाइड्रोजन की संख्या काउंट करो तो देखो हाइड्रोजन के नीचे सफिक्स में कितना लिखा है, 12 लिखा हुआ है ना बच्चे, तो 12 ही होगा, तो 12 लिख दिए, 12, ओके। अब ऑक्सीजन की काउंट करोगे तो ऑक्सीजन देखना यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो
6 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। बिल्कुल सही आप निकाल रहे हो, 8 हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ एटम्स किसका, ऑक्सीजन का। ये तो रिएक्टेंट की बात की हमने। अब प्रोडक्ट के बारे में भी बात कर लें थोड़ा सा। तो प्रोडक्ट चेक करने चले, तो प्रोडक्ट चेक करने चले तो इसमें कार्बन का संख्या इधर से काउंट करेंगे तो यहाँ पे CO2 में ही सिर्फ कार्बन है, तो CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है मात्र एक ही कार्बन है ना, तो कार्बन की संख्या आपको मिल गया 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन मात्र 2 ही है ना, तो 2 लिख दिए। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन काउंट करो, इसमें 2 और इसमें 1, तो 2 और 1 3। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में एटम का संख्या और प्रोडक्ट में एटम का संख्या ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। अब मैंने क्या बोला था कि आप डिफरेंस लिख लो एक बार। तो जब डिफरेंस लिखने निकले आप, तो देखो इसमें डिफरेंस कितना है बच्चे, 5, इसमें डिफरेंस कितना है 10, इसमें डिफरेंस कितना है 5। और मैंने क्या बोला था कि जिसमें सबसे अधिक यानी कि मैक्सिमम डिफरेंस होगा उसी को सबसे पहले टैकल करने की कोशिश करेंगे, उसी को सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और सब अपने आप होते चला जाएगा। अगर आपने इस रूल को फॉलो नहीं की तो आपका नंबर ऑफ स्टेप बढ़ेगा बैलेंसिंग करने में, देखना आप। इसलिए इस बात को ध्यान देना है कि कोशिश ये करना है आपको बच्चे कि सबसे पहले उसको बैलेंस करोगे जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो, डिफरेंस। ओके, तो हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के साथ ये समस्या है ना। तो हाइड्रोजन के साथ अगर ये समस्या है तो हाइड्रोजन को ही सबसे पहले आप उठा लो। हाइड्रोजन को जब उठाओगे तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, हाइड्रोजन इसके पास कितना है 12, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 12, तो क्या हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो 6 2 जा 12, तो यहाँ पे भी 12 हो गया ना। हाइड्रोजन को तो बैलेंस मैंने कर दी, हाइड्रोजन को बैलेंस की। अब नेक्स्ट जिसको आप देखना है देखो, लेकिन पहली बार में उसी को करना है जिसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा हो। इससे आपका होगा क्या कि टाइम की बचत होगी। आपको एग्जाम में टाइम बहुत मैटर करता है, आपको ये बहुत अच्छे से बात पता है ना मेरे लाल। टाइम बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम के दौरान। वो आपको क्रमिक तौर पे अभी से ही सीखना होगा। भले ही एग्जाम आपके एग्जाम में आने में अभी टाइम है 6-7 महीना या जो भी हो, लेकिन एग्जाम का प्रैक्टिस आपको रोज करना है। समझ रहे हो मेरे लाल। देखो वैसे भी कहा गया है महाभारत में, क्या कहा गया है कि युद्ध नीति होता है। युद्ध नीति क्या होता है कि युद्ध का एक नियम है, युद्ध का नियम यह है कि युद्ध आपको रणभूमि में से पहले मनभूमि में जीतना होगा। अगर आप मनभूमि में युद्ध नहीं जीत पा रहे हो तो रणभूमि में भी नहीं जीतोगे, इसकी गारंटी होती है। समझ रहे हो आप। तो आपको एग्जाम से पहले उसका पूरा प्रिपरेशन यहीं पे करके जाना होगा कि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन यानी कि एक भी दुश्मन आप पे वार ना कर पाए, आप उस पे टूट पड़ो हैं। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना है बच्चे। अब वार करने का मतलब ये नहीं कि जाके पड़ोसी को मार दो आप, बिल्कुल नहीं। करना क्या है आपको, वार वगैरह नहीं करना है। ये मैंने रेफरेंस दी है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन को मार कर निपटा देना है, समझ रहे हो। बिल्कुल। चलो तो आ जाओ, यहाँ पे 6 लिख दिए। अब देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले या तो कार्बन को ही फिक्स कर दो या ऑक्सीजन को फिक्स करो, आपकी मर्जी। तो चलो ऑक्सीजन के बारे में, ये ऑक्सीजन यहाँ पे अकेले है ना, तो इसको सबसे लास्ट में देखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अकेले है, कुछ भी लिख देंगे बाद में ये डिस्टर्ब तो करेगा नहीं, तो कार्बन को ही सबसे पहले देखते हैं। अब देखो हाइड्रोजन फिक्स है, कार्बन यहाँ पे 1 है और कितना था पहले 6 था, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिखो। 6 लिख दिए ना, बिल्कुल। तो 6 लिख दिए तो 6 इधर भी कार्बन और 6 इधर भी कार्बन, यानी रिएक्टेंट में जितना प्रोडक्ट में भी उतना, बैलेंस हो गया ना कार्बन। अब बचा सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन पे ध्यान दे लेते हैं, सबसे लास्ट में है, सबसे कोने में बैठा हुआ है, आसानी से बनेगा। तो देखो अब इसमें प्रोडक्ट में आप ऑक्सीजन का संख्या काउंट करो। देखो यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो गया ना। यहाँ पे 12 यानी कि 12 ऑक्सीजन और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, तो 12 यहाँ और यहाँ पे कितना 6, 18 ऑक्सीजन हो गया कि नहीं। तो प्रोडक्ट में अब आपको प्रेजेंट में 18 ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट में मात्र 8 ही ऑक्सीजन है, 6 यहाँ 2 यहाँ। उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, ध्यान दे लो। यहाँ पे 18 हो गया और यहाँ पे मात्र 8 है, ठीक है। तो 6 इधर वाला साइड है, ठीक है, 6 बचा और ये 2, 8 है और इधर 18 है, तो 6 साइड कर लो, तो इधर 2 बचा, तो कितना और चाहिए आपको 18 में से 6 साइड करो तो 12, ठीक है। 12 में से 2 ऑलरेडी है,
और कितना चाहिए आपको? बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। अगर हम यहाँ पे 6 लिख दिए, अगर हम यहाँ पे 6 लिख दिए तो काउंट कर लो, 6 दूना 12, 12 6, बोलो 12 और 6, 12 और 6 18, बिल्कुल सही समझ रहे हो। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन अब बैलेंस है। काउंट कर लो, जितना नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है उतना ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में है मेरे लाल। और जो ये मैंने एटीपी लिखा है, ये इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये पढ़ोगे आप बायोलॉजी में। अभी एक्चुअली आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, लेकिन हम आपको एक बात बता दें, केमिस्ट्री के बिना जीवन की उत्पत्ति, ना तो जीवन की उत्पत्ति आप समझ पा रहोगे, ना यूनिवर्स की उत्पत्ति समझ पाओगे। यूनिवर्स हो या जीवन हो, ओपेरियन ने जीवन की उत्पत्ति समझाई है ना, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। और जॉर्ज लमिथिए नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूनिवर्स की उत्पत्ति समझाई। और हर जगह पे आपको समझाने से पहले केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि केमिस्ट्री बहुत अति आवश्यक है, पूरे के पूरे बायोलॉजी में नहीं, साइंस के एक एक पार्ट को समझने के लिए आपको केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो। अगर थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ोगे तो केमिस्ट्री सबसे सिंपलेस्ट सब्जेक्ट है। अगर आप कंसंट्रेट नहीं करते हो तो फिर आपके लिए केमिस्ट्री सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। और मेरे साथ अगर आप ध्यान देकर पढ़ लो, बस कुछ दिन की बात है, आप बिलीव करो, आप केमिस्ट्री में कभी डर नहीं लगेगा। इस चैप्टर्स 4 चैप्टर खत्म होने के बाद पूरे लाइफ का भी डर नहीं लगेगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। चलो, तो ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन यहां तक आप लोग समझ चुके हो मेरे लाल। ओके, अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक और लास्ट देख लेते हैं, और एक देखने के बाद आप लोग फिर खुद से हम एग्जाम्पल दे देंगे, आप लोग खुद से बना लेना। नेक्स्ट क्या है, एक एग्जाम्पल क्या है, फेरस प्लस H2O। क्या है बच्चा? फेरस प्लस H2O। इधर करते हैं इसको, रुको आप साइड में करके फिर इसको यहीं बना लेते हैं। चलो, तो ये वाला एग्जाम्पल उठाते हैं, मैंने उठाई थी आपके एनसीईआरटी में से ही। तो क्या है, फेरस प्लस H2O, और ये क्या क्या बन के आपको मिल रहा है, Fe3O4 प्लस H2। समझ रहे हो आप, हाइड्रोजन साइड हो गया। ओके, तो इसको अब बैलेंसिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस। चलो, तो आप लोग इस बार पार्टिसिपेट करो। कैसे पार्टिसिपेट करोगे देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, पहले से ही आपको पता है। तो इसको लिख देते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के बाद फिर हम क्या ले लेते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं। और हाँ, साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाते चलना है। वैसे बाद में आपको इसको नोट्स के फॉर्मेट में आपको दे दी जाएगी, लेकिन नोट्स बनाते चलोगे तो आपके लिए फ़ायदा है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको अपने उंगली को थोड़ा सा कष्ट देना है। कैसे कष्ट देना है, सब्सक्राइब का बटन दबा देना है, घंटी का बेल बजा देना है, और इस वीडियो को शेयर कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अच्छी आएंगी, तो आपके लिए ही नहीं, सिर्फ आपके जितने भी दोस्त हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, और उनके करियर का मुकाम पे ले जाने की गारंटी हमारी है। चलिए, तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे आप। चलो, तो देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिखते थे, एलिमेंट लिखते थे ना मेरे लाल, बिल्कुल। तो एलिमेंट्स में सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट कौन है, फेरस है ना। फेरस के बाद जब आप चेक करोगे तो हाइड्रोजन है आपके पास, बिल्कुल, हाइड्रोजन भी ले ली मैंने। साथ ही साथ ऑक्सीजन है, सिर्फ यही तीनों है ना, बिल्कुल। चलो, तो बैलेंसिंग हम जब देख रहे थे तो बैलेंसिंग में हम क्या, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे। तो रिएक्टेंट में देखते हैं कि फेरस की नंबर ऑफ एटम कितना है। तो फेरस यानी आयरन है, ठीक है। तो रिएक्टेंट में फेरस का नंबर ऑफ एटम 1 है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, नंबर ऑफ एटम, ओके। और ऑक्सीजन की नंबर ऑफ एटम 1 है ना, बिल्कुल सही। और सब लोग अब धीरे धीरे अचीव कर रहे हो आप लोग डाटा को, और बिल्कुल सही अचीव कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि फेरस की संख्या यहाँ पे 3 है कि नहीं, 3 लिख दिए। ऑक्सीजन की संख्या जब देखोगे तो इधर 1 था और इधर ये 4 हो गया, तो 4 लिख दिए। लेकिन हाइड्रोजन का संख्या इधर 2 था और इधर भी 2 है, तो 2 लिख दिए। उसके बाद हमने बोला था कि डिफरेंस लिखो आप, तो डिफरेंस भी लिख लो, डिफरेंस भी लिख लो मेरे लाल। तो डिफरेंस यहाँ पे लिखोगे तो डिफरेंस यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3। और मैंने पॉइंट आउट करके बोली थी कि सबसे पहले बैलेंस उसको करोगे जिसमें डिफरेंस सबसे अधिक हो। बिल्कुल,
बैलेंस सबसे पहले किसको करोगे आप? जिसमें डिफरेंस सबसे अधिक हो, और डिफरेंस सबसे अधिक किस में है? ध्यान दो, ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा डिफरेंस है ना, तो सबसे पहले काम किस पे शुरू करेंगे हम लोग? ऑक्सीजन पे करेंगे। और ये बार बार हम आपको बोल रहे हैं कि अगर इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो नंबर ऑफ स्टेप नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब आप बैलेंसिंग करने जाओगे, और इस देखिए आप अभी तक हम 3 बैलेंसिंग जो किए हैं, एक बार भी काट कूट करना पड़ा या मेरा 2 बार स्टेप बना नहीं बनाना। अगर इस रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपका 3-4 स्टेप भी जाएगा, उसके बाद हो सकता है गलत हो जाए, काट के फिर से बनाना पड़े। समझ रहे हो आप? तो थोड़ा सा ध्यान दो, इतना मेहनत कर रहे हो तो इस रूल को पक्का फॉलो करना है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कितना है? ऑक्सीजन में है, तो सबसे बैलेंसिंग किसका भी करेंगे? ऑक्सीजन का ही करेंगे। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। चलो तो बैलेंसिंग हम लोग करना शुरू करते हैं। एक बार फिर से लिख लेते हैं, क्या है ये? फेरस भाई साहब है, साथ ही साथ ये वाटर भाई साहब, दोनों मिलकर रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? Fe3O4 प्लस H2। अब जब बैलेंसिंग करने चलो तो हम सबसे पहले किसको बोले बैलेंस करने के लिए? जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस हो, और सबसे ज़्यादा डिफरेंस देख रहे हैं वो ऑक्सीजन में है। यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन? 1, और यहाँ पे 4, तो इसको भी हम 4 करेंगे। 4 करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? क्या हम यहाँ पे 4 लिख दें? और जैसे ही मैंने 4 लिखी तो 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस। क्या करना था? इतना आसान सा चीज़ है। लेकिन इसके बाद आपको ऑक्सीजन तो आपने बैलेंस कर दी, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन जो नहीं था उसको आपने गड़बड़ कर दी ना, तो अब हाइड्रोजन को भी करना पड़ेगा। कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत क्या है? एक बार हो गया तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया? 8 हो गया ना। ऑक्सीजन का तो काम खत्म है, हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। इधर कितना है? 2 ही है, तो क्या करना है? 4 लिख दो, ये भी 8 हो गया। दिक्कत क्या है? लिख दिए, ये भी बैलेंस हो गया। साथ ही साथ आपके फेरस में भी कुछ समस्या था। कितना का डिफरेंस था? 2 का डिफरेंस था। इधर कितना? 3, इधर कितना? 1। करना क्या? 3 लिखेंगे, हो गया बैलेंस, खत्म। इतना आसान है ना। देखो जितना भी हम बैलेंस करेंगे, आप एक चीज ध्यान दोगे कि एक ही बार में मेरा हो जा रहा है, दूसरा स्टेप जाना ही नहीं पड़ रहा है, यहाँ हमको कोई भी डाटा अभी तक काटना नहीं पड़ा। और ये चीज आपको करना है तो मेरे रूल को फॉलो करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा डिफरेंस, जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस हो वो सबसे पहले बैलेंस आप करो। समझ गए? तो अभी तक हम आपको बैलेंसिंग पढ़ा नहीं रहे थे, सिखा रहे थे। और मैं बिलीव करता हूं और ये सोच रहा हूं कि आपने पक्का सीख लोगे। अगर वीडियो ध्यान से बिना भगाए हुए देखोगे तो पक्का सीख लिए होगे आप, ठीक है। अगर जिनको ये समस्या है कि नहीं समझ में आ रहा, तो आपके लिए मैं एक छोटा सा जादू बताता हूं। वीडियो पे जाओ, थोड़ा सा पीछे करो, फिर से देखो वीडियो। जैसे ही आप देख के खत्म करो, सीख जाओगे, ठीक है। और कंसंट्रेट करके देखना है। चलो, तो इतना तक समझने में आपको कोई इशू नहीं है। अब चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मुझे पता है कि सारे बच्चे बैलेंसिंग सीख चुके हैं। अब आगे बढ़ाते हैं, और आगे का नेक्स्ट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार कौन सा टॉपिक है बच्चे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपने सबसे पहले केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, फिजिकल चेंज पढ़े थे और केमिकल चेंज पढ़े थे, फिर केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड रिबन को जला के देखे थे, फिर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लिए। अब देखोगे आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आपको मिलेंगे। उसमें सबसे पहला आपका केमिकल रिएक्शन कौन सा टाइप है? सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब संयोजन। इसको हिंदी में संयोजन अभिक्रिया कहते हैं मेरे लाल। क्या कहते हैं बताओ? संयोजन अभिक्रिया। तो हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब शुरू करेंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रूल क्या होता है देखो तो आप, हम समझाते हैं आपको। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब एक कोई 2 रिएक्टेंट आपस में मिलके तीसरा प्रोडक्ट बना दे, 2 रिएक्टेंट आपस में मिलकर तीसरा कोई प्रोडक्ट बना दे। और हम केमिकल रिएक्शन का एक रूल बताए थे। क्या? केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में ब्रेकअप और पैचअप का रूल होता है। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। केमिकल बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड्स, वो किसी एक के साथ बॉन्ड्स टूटता है और किसी दूसरे के साथ बॉन्ड्स पैचअप होता है। लेकिन इस केस में देख रहे हो कि ब्रेकअप तो हो ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ पैचअप हो जा रहा है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, यहां ब्रेकअप बिल्कुल नहीं हुआ। एक केमिकल था, केमिकल मतलब या तो ये एलिमेंट होगा, नहीं तो मॉलिक्यूल होगा। एलिमेंट या मॉलिक्यूल दोनों में से कोई एक होगा ना, बिल्कुल। बी, ये भी कोई एलिमेंट होगा या मॉलिक्यूल होगा या कंपाउंड होगा। दोनों एक दूसरे के साथ पैचअप करके तीसरा एक प्रोडक्ट बना दिए, और इसी को क्या बोलते हैं मेरे लाल? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसको साथ ही साथ दूसरा भी नाम कभी कभी बोला जाता है। कौन सा नाम? सिंथेसिस रिएक्शन। तो ध्यान देना, या तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं तो सिंथेसिस रिएक्शन एक ही है। इसमें डेफिनेशन समझो क्या है? इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स, यानी 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके सिंगल, ध्यान देना, सिंगल प्रोडक्ट बनाए।
दो या दो से अधिक रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। तो आइए हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके सामने। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनाएगा वाटर। देखो इसको हम करके दिखाते हैं। हाइड्रोजन एक गैस है ना, और ऑक्सीजन भी एक गैस है, और पहले ही हम आपको बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जो बहुत ही ज्यादा जलनशील गैस है। इसको यहां पे छोड़ा जाए तो सेकंडों में आग लगेगा, और इतना भयानक आग लगेगा, बहुत ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है हाइड्रोजन का। जलता है तो बहुत ज्यादा चीजों को जला देता है। हाइड्रोजन के बारे में पता है ना आपको। तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा जलनशील गैस है। और साथ ही साथ ऑक्सीजन के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि ऑक्सीजन जो है वो जलाने वाला गैस है। कोई भी चीज जलने का मतलब एक ही चीज होता है, क्या होता है बताओ? जलने का मतलब कुछ नहीं होता ऑक्सीजन से रिएक्ट होना, कुछ नहीं। जलने वलने का मतलब कुछ नहीं होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट होना। जलने का मतलब ही होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट होना, यानी कि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कुछ चीज जलेगा ही नहीं। और आपको ये बात पता है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। एक छोटा सा ग्लास ले लो, उसमें कैंडल जला दो अंदर रखे, ऊपर से पेपर से ढक दोगे, थोड़ा देर बाद बुझ जाएगा वो कैंडल। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गायब हो गया, उसमें से जल के खत्म। तो जलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी, यानी जला दी, बात खत्म। अब देखो, हाइड्रोजन एक जलनशील गैस, ये एक जलाने वाला गैस, और दोनों मिलके एक चीज बनाएंगे जिसका नाम होगा H2O। ये होगा बुझाने वाला। ये जलने वाला, ये जलाने वाला, और दोनों मिलकर जो बना है ये बुझाने वाला है। बिल्कुल पता है ना, पानी से आग बुझता है, पता ही है होगा आपको। नहीं पता होगा तो कोई नहीं, आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना खुद से, बस जान लो। ठीक है, तो देखो, एक जलने वाला एक जलाने वाला, नेक्स्ट क्या बना दिए, आग बुझाने वाला। इसका प्रॉपर्टी और इसके प्रॉपर्टी से इसको कोई लेना देना नहीं है। हाइड्रोजन का क्या प्रॉपर्टी होता है, एक जलने वाला गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या प्रॉपर्टी होता है, कोई भी आप इसका प्रॉपर्टी उठाओ। ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो बॉडी में, ठीक है, इससे फायदा मिलता है, गैस है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ब्रीदिंग प्रोसेस कंप्लीट करता है। साथ ही साथ ऑर्डरलेस कलरलेस गैस है। और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, प्यास बुझाने का। ये आपका सांस लेने में मदद है, और ये प्यास बुझाने का, यानी कि H2O एक ऐसा प्रोडक्ट बन चुका है जिसको इन दोनों के किसी भी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तो केमिकल रिएक्शन हुआ। और इसी को सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं या कंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं मेरे लाल। कंपोजिशन रिएक्शन, क्योंकि दो रिएक्टेंट कंपोज होके तीसरा प्रोडक्ट बना दिए कि नहीं, तो ये है आपका कंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल आपको देखो, आयरन और सल्फर जब रिएक्ट करेंगे तो आयरन सल्फाइड बना देंगे। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, इसको अगर जब लिखने चलो आप तो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला होता है, प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। पता है ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? चूना है मेरे लाल, चूना। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है बोलो? चूना है। कैसे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इस दुनिया में जितना भी पत्थर पाया जाता है सब का सब क्या है, चलो थोड़ा सा हम आपको समझा ही देते हैं, समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो, इस दुनिया में जितना भी पत्थर है, कोई भी पत्थर, आप बोर्ड पे लिखने वाला चौक ले लो या आपके घर में लगा हुआ मार्बल या फिर रोड पे लगा हुआ गिट्टी, सब का सब कैल्शियम कार्बोनेट है। बिल्कुल सही समझ रहे हो, कौन है? सारा का सारा कैल्शियम कार्बोनेट है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट सप्लाई देते हैं, ये सिग्नल, ये जो निशान है डेल्टा, इसका मतलब ये होता है आपने बाहर से हीट सप्लाई दी। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट सप्लाई देते हो तो ये टूट जाता है, और टूट के क्या क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और यही होता है चूना। कौन सा चूना? जो घर में पेंट करते हैं या फिर पान में लगा के थोड़ा सा खाया जाता है, पान जो खाते हैं हम लोग। तो ये क्या है? चूना है। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में, पानी में डालोगे तो एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिसमें हीट बाहर मिले आपको, ठीक है, लिख ही देते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि हीट जो है या किसी भी फॉर्म में एनर्जी
बाहर निकले केमिकल रिएक्शन से, कम्स आउट, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एनर्जी बाहर निकले तो उसे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर एनर्जी अंदर जाए, बिल्कुल, अगर एनर्जी आपको देना पड़े किसी केमिकल रिएक्शन में तो वो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, और आपको बाहर में एनर्जी मिल जाए तो क्या होगा, वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब जब चूना में वाटर मिलाते हैं ना, तो एक विगरसली प्रकार का बहुत खतरनाक तरीके से उसमें खदक यानी कि बॉइलिंग शुरू होता है। और आप डाल के देखना, चूना बॉडी में आता है, उसको जब पानी में डालोगे तो खदकने लगेगा। खदकने लगने का मतलब क्या है, हीट ही रिलीज होता है। तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में आपको एनर्जी मिलेगा। किस फॉर्म में, हीट फॉर्म में मिलेगा बच्चा। अब देखो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका फॉर्मूला कभी सोचे हो कि यही क्यों लिखे हैं? क्योंकि हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1, कैल्शियम का वैलेंसी 2, एक्सचेंज किए तो इसीलिए कैल्शियम OH का होल ट्वाइस होता है फॉर्मूला। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लो और ये क्या होता है, पानी वाला है, इसको दीवार पे पोत देते हैं। दीवार पे जैसे ही हम पोतते हैं तो होता क्या है कि आप जब देखोगे पुताई के टाइम तो लगेगा कि दीवार को भिगा दिया गया, पानी से भिगा दिया गया है। हाँ बिल्कुल यही लगता है। आप देखना कभी जब चूना लगाया जाएगा दीवार पे तो लगेगा कि दीवार को व्हाइट कलर से नहीं, पानी से भिगा दिया गया। तो फिर व्हाइट कलर कैसे होगा? लेकिन वही दीवार जिसको पानी से भिगाया हुआ दिख रहा था या आपको प्रतीत हो रहा था, 2 से 3 दिन बाद देखोगे कि एकदम दूधिया कलर का, मिल्की व्हाइट कलर का हो जाता है। बिल्कुल यही होता है। तो होता क्या है आखिर, देखो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करना शुरू करता है। उसी टाइम जैसे ही पुताई हुआ तो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करना शुरू करेगा और क्या बना देगा, फिर से कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बना देगा। फिर से कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बना देगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दीवार में आप पोते थे, जो बिल्कुल फीका फीका सा दिख रहा था, वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा, उससे रिएक्शन करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। साथ ही साथ H2O में ये तीर का निशान जो ऊपर में दिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि H2O तो बनेगा लेकिन ये वेपर बन के उड़ जाता है, आपको नहीं मिलेगा। किसी भी गैस या किसी गैस में केमिकल रिएक्शन में अगर तीर का निशान ऊपर की तरफ बनाया हुआ हो, इसका मतलब आपको यही समझना है कि वो जो गैस बना वो उड़ लिया, निकल लिया, एटमॉस्फेयर में चला गया, आपको मिला वाला नहीं। तो ये जो आप पुताई करते हो उसमें वाटर तो बनता है इस केमिकल रिएक्शन में, लेकिन उड़ जाता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आपका बना है, ये मिल्की कलर का, वाइट कलर का, एकदम वाइट कलर का आपका वॉल्स बना देता है। समझ रहे हो आप? तो इसी प्रोसेस को पुताई कहते हैं। अब इस प्रोसेस में कैल्शियम कार्बोनेट से मैंने गर्म करके तोड़ी थी, फिर कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फिर पुताई करके कैल्शियम कार्बोनेट एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और आपका दीवार हार्ड बन जाता है, एकदम मिल्की व्हाइट कलर का बन जाता है और 2-3 साल तक एकदम व्हाइट कलर का ही दिखता है। पता है आपको? अभी तो बहुत सारे पेंट आ गए हैं, लेकिन शुरू में सिर्फ और सिर्फ चूना से ही पेंट किया जाता है। अभी भी आप देखोगे कि जो पान वाले दुकान वाले होते हैं वो थोड़ा सा एकदम स्लाइट अमाउंट में चूना लगाते हैं पान में, और चूना का कुछ मेडिकल फायदे भी हैं वैसे, स्लाइट अमाउंट में खाने से ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा रिएक्शन था। हम लोग अभी देख क्या रहे थे, देख रहे थे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को H2O से रिएक्ट करा थे। पूरा का पूरा प्रोसेस तो देख चुके हैं हम लोग। ये सिंथेसिस रिएक्शन है कि नहीं? देखो कैल्शियम ऑक्साइड और ये दोनों मिलके आपको क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सिंथेसिस रिएक्शन हुआ ना मेरे लाल, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा। बिल्कुल सही समझ रहे हो, ये सिंथेसिस रिएक्शन हुआ। चलिए, तो सिंथेसिस रिएक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझने में आपको कोई समस्या है? अगर समस्या है तो मेरे पास सॉल्यूशन भी है। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, फिर से देख लो,
कितना आसान सा समस्या है ना, कोई किंतु परंतु नहीं। चलो तो चीज़ों को अब आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए ये पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन था, ये दूसरा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं। और दूसरा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल सही समझे हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है देखना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी, हम क्या बोले थे, ब्रेकअप और पैचअप का कंसेप्ट समझाए थे ना सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में, लेकिन यहाँ पे कोई भी ब्रेकअप ब्रेकअप होने वाला है नहीं और पैचअप भी नहीं होने वाला। समझो मेरे बात को, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ही लेते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, कोई एक रिएक्टेंट या तो एलिमेंट होगा या मॉलिक्यूल होगा, वो ब्रेक डाउन होके दो प्रोडक्ट बना देगा, दो या दो से अधिक कुछ भी बना दे। कोई एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर दो प्रोडक्ट या दो से अधिक कुछ भी, टू और टू से मोर कुछ भी अगर क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे, तो इसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं मेरे लाल। बस इतना ही समझना है आपको। फिर आपके मन में समस्या आएगी कि ये जो रखे हुए हैं ये टूटा क्यों। बिल्कुल सही समझ रहे हो, ये क्यों टूटेगा भाई, इसको रखे हो टूटेगा क्यों? टूटने के, इसको तोड़ने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, बिना एनर्जी के टूटेगा नहीं। कोई भी केमिकल अगर टूट रहा है अपने आप बिना किसी और के इन्फ्लुएंस में आए हुए, तो उसको एनर्जी चाहिए बाहर से। समझ रहे हो आप? बिल्कुल। तो एनर्जी तीन तरीके से दिया जा सकता है, ठीक है। इसको एनर्जी तीन तरीके से दिया जा सकता है। कैसे कैसे दिया जा सकता है समझो आप। एनर्जी तीन तरीके से कैसे कैसे दिया जा सकता है, या तो हीट के फॉर्म में दे दो आप एनर्जी, नहीं तो लाइट के फॉर्म में भी दे सकते हो, और नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी दे सकते हो मेरे लाल। समझ रहे हो आप? या तो हीट के फॉर्म में दो, नहीं तो लाइट के फॉर्म में दो, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दो। तीनों फॉर्म में आप एनर्जी सप्लाई दे सकते हो किसी भी केमिकल को तोड़ने के लिए, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या एग्जांपल उठाई, कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑलरेडी इस एग्जांपल को बार बार देख रहे हैं, समझने में आपको आसानी होगा। तो मैंने क्या किया, हीट इसे दे दिया, और जैसे ही मैंने हीट दिया तो इसी को थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। थर्मल मतलब हीट ना, तो हीट मैंने दिया तो ये टूटेगा। और किस में टूटेगा, अभी अभी तो देखे थे, जस्ट यही एग्जांपल तो देखे थे ना। बताओ सही बोल रहे हो आप? बिल्कुल बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 टूट गया ना, ब्रेक डाउन हुआ ना, कोई समस्या नहीं आपको। तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके का होता है, एक हीट रहेगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट रहेगा और एक इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलेंगे। तो सबसे पहला वाला कौन सा देख लिए हम लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका डेफिनेशन आप पढ़ने चलोगे तो क्या लिखा हुआ है देखो मेरे लाल, केमिकल रिएक्शन वेयर वन कंपाउंड, बिल्कुल वन कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। दिस रिएक्शन यूजुअली रिक्वायर्स एनर्जी इनपुट। वही तो आपको समझा रहे हैं, किस किस फॉर्म में, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में चाहिए, बस, है ना। चलो तो ये सबसे पहला एग्जांपल था, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा वाला क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस एक होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में होता क्या है कि इस तरह का कुछ सेटअप होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी ही दौड़ा देते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मान लो वाटर का नाम सुने हो आप, H2O को जब गर्म करोगे तो H2O ही रहेगा, वेपर बन के उड़ जाएगा। फिर उसको तोड़ेंगे कैसे, उसको किसी चीज़ में डाल के अगर ऐसा एक सेटअप बनाते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ा देंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। कैसे कैसे टूटेगा, जैसे मान लो कि एक H2O है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कम कर दिए तो आप H प्लस में और O2 माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। प्लस आयन और माइनस आयंस के फॉर्म में टूट जाते हैं ये, ठीक है, आयंस के फॉर्म में टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये जो टूटे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, ऐसा बहुत सारा केमिकल, जैसे यही नहीं, आप NaCl का नाम सुने हो। NaCl क्या है, कॉमन साल्ट है ना मेरे लाल। NaCl क्या है, कॉमन साल्ट, आपके घरों में यूज होता है ना, इसका खाते हो आप। तो कॉमन साल्ट क्या होता है, इसको जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करोगे तो Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ ना, बिल्कुल, आयंस के फॉर्म में टूटते हैं इसका। नेक्स्ट है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एक पार्ट है। तीन था ना, एक बताए थे थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा क्या बताए हम, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन में जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखोगे तो सनलाइट बहुत जोर से उस पर पड़ेगा। सनलाइट क्या है,
सनलाइट लाइट है ना, उसीलिए उसको फोटो डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं। लाइट जब पड़ेगा, यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, देखो यहाँ पे क्या होगा, जब लाइट पड़ेगा तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन होके किसमें किसमें टूट जाएगा, एजी में और सिल्वर में। एजी मतलब सिल्वर और क्लोरीन में, है ना। तो ये था कौन सा हमारा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़े, कंपोजिशन रिएक्शन यानी सिंथेसिस रिएक्शन। दूसरा नंबर हम क्या पढ़े हैं मेरे लाल, दूसरा नंबर पढ़े हैं, देखो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 टाइप्स, तीनों पढ़ लिए। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा टाइप है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि हिंदी में इसको अगर पूछने जाओ आप तो विस्थापन अभिक्रिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है इसमें समझो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए आप लोगों से मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछना चाहूँगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो कि किसी स्टेट में सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे कौन बैठा हुआ होता है, जैसे बिहार ही है, ठीक है। तो हमारे बिहार में सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे कौन बैठा हुआ बताओ आप, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप, हमारे नीतीश कुमार यानी कि सीएम बैठे हुए हैं ना सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे। और लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार ही बिहार के होम मिनिस्टर भी हैं, तो लॉ ऑर्डर कौन देखता है, नीतीश कुमार ही देखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर समझते हो ना। चलो तो नीतीश कुमार के बाद देखो बहुत सारे ऐसे नीचे में पोस्ट होंगे, आपके नज़दीकी थाना तक पहुंचा जाए तो उसमें बहुत सारे आईजी आएंगे, डीआईजी आएंगे, एसपी आएंगे, डीएसपी आएंगे, फिर दरोगा आएंगे, फिर पुलिस आएंगे, वैसे बहुत सारे रैंक होते हैं। तो ऊपर से नीचे जाओ तो सबसे ऊपर में आप देख रहे हो कि सीएम बैठे हुए हैं, और सबसे नीचे में देखे हो कि कांस्टेबल साहब बैठे हुए हैं। तो आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब देना कि मान लो कि थाना में कांस्टेबल अपने चेयर पे बैठा हुआ है, कांस्टेबल अपने चेयर पे बैठा हुआ है, उसी बीच एक ही चेयर है, उसी बीच दरोगा साहब आ गए, तो क्या होगा, ये कांस्टेबल साहब अपने चेयर से उठ जाएंगे और दरोगा साहब बैठ जाएंगे ना। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। रैंक बहुत सारी चीजें डिसाइड करती है। अगर दरोगा साहब बैठे हुए हैं, मान लो कहीं एसपी साहब आ गए तो जैसे ही एसपी आएंगे तो दरोगा उठेंगे। दरोगा एसपी बैठे हुए हैं, ठीक है, और अगर उस स्टेट का कलेक्टर आ गए तो उठना होगा उनको। वैसे आईजी आ गए तो कलेक्टर को उठना होगा, और सीएम आ गए तो आईजी को भी उठना होगा। बस इतनी सी बात है। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में आप लोग रखना, फिर हम इस पे आएंगे, थोड़ा देर के लिए आएंगे, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान देना, या प्रैक्टिकल एग्जांपल का इस्तेमाल करेंगे हम। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये होता है एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके प्लेस से हटा देता है। बस इतना समझो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स प्लेस। बस इतना सा बात है। इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो। और ये दरोगा जी वाला सिस्टम समझ गए हो आप। चलो तो इस रिएक्टिविटी, अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, इसी के लिए मैं यहां पर लेके आया हूं रिएक्टिविटी सीरीज। बिल्कुल ये रिएक्टिविटी सीरीज है, और इस रिएक्टिविटी सीरीज से आपको पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। तो शुरू करते हैं इसको पढ़ना। सबसे पहले आप देखोगे कि सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद लिखा हुआ है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। अब इसका मतलब समझो क्या है कि पोटेशियम अगर सबसे ऊपर लिखा हुआ है और सोडियम उसके नीचे लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब ये हुआ है कि इन नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम और सोडियम है। और बिल्कुल यही फैक्ट है, पोटेशियम और सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि उनको हवा में रख दिया जाए तो आग लग जाएगा। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ब्रिगरासली आग लगाते हैं ये, है ना। तो हवा में तो बिल्कुल नहीं रख सकते। फिर आप सोचोगे कि पानी में रख देंगे, पानी में भी आग लग जाएगा। ये दोनों एलिमेंट ऐसे होते हैं कि हवा में ही नहीं सिर्फ पानी में भी आग लगा देते हैं ये। तो फिर इसको रखेंगे कहां, इन एलिमेंट्स को किरोसिन के अंदर डाल के रखा जाता है। सोडियम को कहां रखा जाता है, किरोसिन के अंदर। ओके समझ रहे हो आप। बिल्कुल। तो अब मान लेते हैं कि ये दोनों एलिमेंट बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए इनको किरोसिन में डालकर रखा जाता है। जैसे ही एटमॉस्फेयर को फटाक से किसी न किसी से रिएक्शन करके आग लगा देते हैं ये।
जलने लगते हैं यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे नीचे नीचे की तरफ आओगे तैसे तैसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट पाए जाएंगे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसका प्रूफ बताते हैं। जैसे देखो सबसे नीचे आपको दिख रहा है गोल्ड, दिख रहा है ना मेरे लाल यहाँ पे गोल्ड। गोल्ड का मतलब आप समझते हो ना, AU, AU, AU मतलब गोल्ड मतलब सोना। अब एक बात बताओ, सोना का मेलिएबिलिटी ज्यादा होता है, ठीक है। सोना जो होता है लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए देखोगे आप उसका चमक बरकरार रहता है, इसीलिए ऑर्नामेंट्स यानी गहना बनाते हैं ना सोना का। और मेलिएबिलिटी भी इसका बहुत ज्यादा होता है, यानी कि पीठ के चादरा बनाया जा सकता है सोना का, गोल्ड का। तो गोल्ड को चमक देखोगे कि आप गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट्स बना के महिलाएं पहनती है ना घर में, आजकल तो आप लोग भी पहन रहे हो हैं, तो आप जब पहनोगे तो बहुत दिन तक उसका चमक बरकरार रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देख रहे हो कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे की तरफ है कि नहीं, वो तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो बहुत दिन तक चमक बरकरार रहेगा। लेकिन ऊपर का कोई भी एलिमेंट लेके चलो, क्योंकि एक कंपेरिजन शुरू करते हैं हम। एक गोल्ड का हम कान का बाली बना दिए, बच्चियों आप समझो, गोल्ड का कान का बाली बना दिए और एक आयरन का बना दिए। तो गोल्ड का आप लोग तो पहनते ही हो, आयरन का सेम डिजाइन बनाने के लिए कम से कम आधा किलो का हो जाएगा। उतना डिजाइन अगर आयरन पे पारेंगे ना तो आधा किलो आयरन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका मेलेबिलिटी उतना ज़्यादा नहीं है। और आधा किलो का कान का बाली आप कान में पहनोगे तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि क्या होने जा रहा। कान फट के नीचे आ जाएगा ना, समझ रहे हो आप? बिल्कुल सही समझ रहे हो। तो कोई भी चीज़ अगर किसी मेटल को यूज करके बनाई जाती है उसके पीछे रीजन होता है, इसीलिए लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है, इसीलिए ये इसका गहना यानी कि ऑर्नामेंट्स बनाई जाती है? समझ गए? तो ऊपर से नीचे की तरफ रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट और नीचे कम होते जा रहा है। इसको याद करने के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रिक लिख के लाया हूँ आपके लिए कि आपको दिक्कत नहीं होगा। ट्रिक क्या है देखना, कैसे याद करना है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, इतना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो याद ही हो गया। रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एक स्टेटमेंट याद करना है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। कोई भी फोन नहीं करेगा मुझे, ओके। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज से पोटेशियम, स्टॉप से सोडियम, सी कॉलिंग से कैल्शियम, मी से मैग्नीशियम। इतना याद हो गया? आगे देखो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, अ केयरलेस जेब्रा इंस्टीड ट्राई लर्निंग, अ केयरलेस जेब्रा। Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper shapes gold. Instead, try learning how copper shapes gold. अब आगे देखो, Please stop calling me तो हो गया था। A for aluminium, careless C for carbon, zebra Z for zinc, instead I for iron, try for tin, learning lead, हाउ हाइड्रोजन, कॉपर कॉपर, सेब सिल्वर, गोल्ड गोल्ड। इसके नीचे एक और याद कर लेना आप लोग, प्लैटिनम। प्लैटिनम वैसे प्रेजेंट में सबसे लेस रिएक्टिव है, इसीलिए आप देखोगे कि अभी इंडिया पाकिस्तान का वार शुरू हुआ था ना, तो अच्छा ही हुआ, एक तरह से वार हुआ, हमारा बहुत सारा टैंक या मिसाइल्स सब यूटिलाइज हो गया, बहुत सारा यूटिलाइज हो गया। अभी प्रेजेंट में एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी मिसाइल्स बनती हैं तो देखोगे बहुत सारे देश ऐसा मिसाइल बना कर रखा, उसका कभी यूज ही नहीं होता, युद्ध तो हरदम हो नहीं रहा है। तो अब नए युग में बहुत सारे जो देश हैं जिनके पास पैसा है, रिच कंट्री, वो लोग प्लैटिनम का यूज करके मिसाइल बना रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आयरन का एक लाइफ स्पेन होता है, कुछ टाइम बाद वो खराब होगा, लेकिन प्लैटिनम नहीं खराब होता है, सबसे लेस रिएक्टिव है ना, तो बहुत दिन तक चलता है। भले ही थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन बहुत दिनों तक चलेगा ना, खराब होने का चांस ही नहीं बनता है। इसीलिए प्लैटिनम का इस्तेमाल करके मिसाइल बनाई जा रही है, ठीक है। चलो, तो हम लोग ये क्या था, रिएक्टिविटी सीरीज। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज से हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझेंगे कि कैसे होगा। हम लोग क्या बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि कोई ए नाम का, क्या था बच्चे, देखो आप, तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम क्या बोले कि कोई ए नाम का एलिमेंट था और ये बीसी नाम का कोई कंपाउंड, इसमें से बी को डिस्प्लेस करके AC प्लस बी बना देगा। इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम सबसे पहले लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला और इसको रिएक्ट करा देते हैं पोटेशियम से। पोटेशियम का फॉर्मूला के होता है ना, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, इसको रिएक्ट करा दिए। तो अब
कोई भी केमिकल रिएक्शन करने से पहले इस तरह का सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान में लाना है। तो आप समझो हम क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले सीएम बैठे थे, उसके पास मान लो कि डीजी बैठे हुए थे, डायरेक्टर जनरल। कौन बैठे हुए थे? डायरेक्टर जनरल चेयर पे, या फिर कैल्शियम, ठीक है। मान लो कि कलेक्टर बैठा हुआ है। अगर कलेक्टर चेयर पे बैठा हुआ है, अगर डीजी आ गया डायरेक्टर जनरल, तो कलेक्टर अपने सीट से उठेगा ना, बिल्कुल यही होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर में है ना, पोटेशियम सबसे ऊपर में है, तो ये तो सीएम ही है, नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार के आने से क्या कलेक्टर अपने चेयर से नहीं उठेगा? बिल्कुल उठेगा। तो क्या है, यहाँ पे पोटेशियम आया और कैल्शियम कार्बोनेट को अपने सीट से हटाएगा। किसको? कैल्शियम को। तो कैल्शियम को हटा देगा तो क्या होगा? K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम। ऐसा फॉर्मूला क्यों हुआ? इसका बैलेंस 2 होता है, इसका 1 होता है, एक्सचेंज किए तो 2-1 हो गया। तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल होगा कि पोटेशियम कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम को डिस्प्लेस कर दिया अपने जगह से ना, बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग उठाते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल उठाते हैं, सेम ही रहने देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Mg मैग्नीशियम। अब फिर से ध्यान दो मेरे लाल, ये मैग्नीशियम क्या कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम को हटा पाएगा? बात वही हो गया कि कलेक्टर बैठा हुआ है और नीचे से दरोगा आके बोल रहा है कि उठ जाओ, उठेगा कलेक्टर? नहीं उठेगा ना। रिएक्टिविटी सीरीज में कैल्शियम ऊपर है और मैग्नीशियम नीचे है। देखो यहाँ पे ये कैल्शियम है, इसके नीचे ना मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम कभी भी कैल्शियम को नहीं हटा पाएगा अपने सीट से, यानी कि ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल लिखोगे, यानी कि ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये रिएक्शन बिल्कुल होने नहीं जा रहा है मेरे लाल, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल अभी हम आपको बता के समझाएंगे। तो ये दोनों समझ चुके हो, ठीक है। चलिए जब समझ चुके हो तो और एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल क्या उठाते हैं, रुक जाओ। तो एक एग्जाम्पल हम उठाते हैं सोडियम कार्बोनेट का, और एक एग्जाम्पल उठाते हैं सोडियम सल्फेट का। इसके साथ दोनों के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं हम पोटेशियम का, इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं कैल्शियम का। अब मेरे बात को समझो, ध्यान देना यहाँ पे। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप देखने जाओगे तो रिएक्टिविटी सीरीज इसके जस्ट पहले था, तो आपको पहले से पहले करने से पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ध्यान देना होगा कि कैल्शियम क्या सोडियम को कभी भी हटा पाएगा? सोडियम ऊपर है कि नहीं, सबसे ऊपर पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, और कैल्शियम तो नीचे है। तो कैल्शियम कभी भी सोडियम को अपने पोस्ट से नहीं हटा सकता, तो ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल, होगा ही नहीं। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? सबसे पहले पोटेशियम, उसके नीचे है ना सोडियम, तो ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम सोडियम से ऊपर है। तो ये तो सीधे नीतीश कुमार ही हो गए, यानी कि अपने स्टेट के सीएम। तो सीएम हो गए तो ये हटा सकते हैं उसको प्लेस से, बिल्कुल। किसी भी स्टेट का एग्जांपल उठा लो तो जो सीएम होंगे वो बिल्कुल डीजी को हटा सकते हैं, यानी कि इसको हटाया गया तो क्या हो जाएगा? K2SO4 प्लस प्लस सोडियम। समझ रहे हो आप? बिल्कुल सही समझ रहे हो। नेक्स्ट चलो एक और 2 एग्जांपल बताते हैं आपको। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लेते हैं कि आयरन या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम रिएक्शन करा देते हैं फेरस का। सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम रिएक्शन करा देते हैं फेरस का। चलिए तो 1 मिनट हम लोग आते हैं थोड़ा सा बैटरी चेंज करके। रुकना नहीं था। चलिए तो हम लोग देखते हैं फिर से क्या, फेरस को रिएक्ट कराए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से।
अब एक बात को समझो, फेरस क्या सोडियम से ऊपर है या नीचे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान देना। तो सोडियम जो है वो पोटेशियम के बाद सोडियम, और फेरस आयरन तो बहुत नीचे है ना। तो ये भी केमिकल रिएक्शन आपको सीधे लिखना है कि नॉट पॉसिबल। बच्चा क्या लिखना है? नॉट पॉसिबल, होगा ही नहीं ये रिएक्शन, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां तक आपको समझने में कोई इशू है? नहीं है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको अभी दे देते हैं, आप खुद से बनाना। तो होमवर्क ये 4 नंबर वाला होगा कि इसके लिए आपके होमवर्क के लिए ये क्या है, देखो आप। ये रिएक्शन करना है आपको, करके देखना है खुद से। और कैसे लिखते हैं समझो। जी वैलेंसी होगा, दोनों का वैलेंसी एक्सचेंज होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 होता है, मैग्नीशियम का 2 होता है, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ। करना है ये सारा का सारा केमिकल रिएक्शन आपको। ये भी करना है। ये भी करना है। चलो ये 3 ही एग्जाम्पल आपको करके लेके आना है। ओके, नेक्स्ट क्लास आगे की जो भी सिलेबस है, बस एक क्लास की हमारे पास कंटेंट बची है। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हम लोग आपको बताए हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अभी सारे के सारे सब्जेक्ट आएंगे आपके लिए, मैथ भी आएगा, फिजिक्स भी आएगा। तो आपको भी एक छोटा सा काम करना है। करना क्या करना है कि अपने टीचर को मेहनत को देखते हुए या फिर अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए आपको अपने उंगली को थोड़ा सा कष्ट देना है। और कष्ट में क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी का बेल बटन बजा देना है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना है। ये अति आवश्यक पार्ट है। तो धन्यवाद। और इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्द आ रहा है, कल या परसों में बहुत जल्दी आ जाएगा। साथ ही साथ फिजिक्स का, मैथ का और सारे सब्जेक्ट का, सोशल साइंस का सारा सब्जेक्ट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग लेके आ रहे हैं। तो आपको बस इतना कष्ट करना है कि आपको शेयर कर देना है और पढ़ना है। पढ़ के आपके अपने जीवन को सुनहरे भविष्य की तरफ लेके जाओ और सक्सेस हो। धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत।